गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव। और स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं सबसे पहले गवर्नर। देखो स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाएगा। स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आएगा गवर्नर, उसके बाद आ जाएगा सीएम, उसके बाद आ जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद आ जाएगा जितने भी अपॉइंटमेंट स्टेट के द्वारा करे जाते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आएगा स्टेट का आपका एग्जीक्यूटिव। कौन होते हैं बता चुकी हूं मैं, जो भी लेजिस्लेचर्स होते हैं वो सब एग्जीक्यूटिव में भी आते हैं क्योंकि कानून को लागू करने का काम करते हैं, इसलिए उसे स्टेट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। दूसरा आ जाएगा स्टेट का जुडिशरी। तो स्टेट की जुडिशरी में क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वी विल ट्राई कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के साथ आज काफी सारा सिलेबस हम कोशिश करेंगे निकालने की, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गवर्नर की। गवर्नर जो होता है आपका, हम क्या बात कर रहे हैं, गवर्नर जो होता है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। बिल्कुल किस तरीके से होता है, जैसे सेंटर का प्रेसिडेंट होता है, सेंटर में उसे भी हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, इसे भी हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। लेकिन हेड ऑफ स्टेट हम वहां पर किसको कह रहे हैं, सेंटर में प्रेसिडेंट को, और स्टेट में हम गवर्नर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिकल 153 से लेके 154 जो बात करता है, ये बता रहे हैं कि गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट का क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है। यानी कि एक ही गवर्नर दो या दो से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। रीजन क्या होता है, जब आपकी जो स्टेट होती हैं वो छोटी होती हैं, है ना। जब आपकी स्टेट छोटी होती हैं तो स्टेट के छोटे होने पर क्या होगा, यहाँ पर गवर्नर एक का ही बना, दो या दो से ज्यादा का बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा आर्टिकल 155। ये कहता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के। बेटा पहले सीधा सीधा पूछा जाता था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। अब थोड़ा सा कर दिया कि आर्टिकल में से क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हो गए हैं ड्यू टू द हाई कॉम्पिटिशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो सीधी सी बात है क्वेश्चन का लेवल भी ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे अब आर्टिकल्स याद करना, पूरे आर्टिकल्स आपके जो भी हैं, जो मेन आर्टिकल्स है वो सारे आर्टिकल का, मेन आर्टिकल की भी एक वीडियो सेपरेट बना देंगे जिसमें सिर्फ आर्टिकल आपको करा दिए जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा आर्टिकल नंबर 156। क्या कहता है, ये कह रहा है गवर्नर किसके प्लेजर पे काम करेगा, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। इसका मतलब है अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, गवर्नर का। गवर्नर का कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, ये पर्सन होता है अपॉइंटेड। पहले बता चुकी हूँ, इलेक्शन का मतलब, इलेक्टेड का मतलब इलेक्शन होके, नॉमिनेटेड का मतलब है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं लोकसभा राज्यसभा के अंदर, या गवर्नर नॉमिनेट करता है विधानसभा विधान परिषद के अंदर। अगर हम बात करते हैं अपॉइंटेड, इसका मतलब है इसका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली किया गया है। तो गवर्नर क्या है, एक अपॉइंटेड पर्सन है, क्लियर हुआ। सेंटर का नुमाइंदा होता है स्टेट के अंदर, सेंटर का पर्सन होता है किसके अंदर, स्टेट के अंदर। क्यों होता है, फेडरेशन को बचाने के लिए। जो हमारा फेडरल नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बचाने के लिए गवर्नर को सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में ये काम करता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब प्रेसिडेंट इनको कभी भी हटा सकते हैं, इनको अपॉइंट किया और इनको हटा सकते हैं, क्लियर। कौन से आर्टिकल से, 156 के तहत। उसके बाद इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 157 के अंदर बोला हुआ है, दो ही है क्वालिफिकेशन। पहला जो प्रेसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा क्या होना चाहिए, 35 एज। बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन है एज प्रेसिडेंट के। ये याद रखना कि गवर्नर और प्रेसिडेंट में सारी ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज हैं। किसको छोड़कर है, मिलिट्री पावर, तीनों सेनाओं का अधिकारी, पार्डनिंग पावर जिसमें डेथ सेंटेंस ये माफ नहीं कर सकते हैं, ये इसके अंदर अलग है। दूसरा, ये प्रेसिडेंट के अंडर में काम करते हैं। तो दीज आर बेसिकली द पावर। और एक होता है बिल पे, बिल को जब स्टेट का बिल होगा तो ये बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट 3 काम करते हैं, एसेंट कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है और उसको वापस भेज सकता है। जबकि ये चौथा काम क्या कर सकता है, ये प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, क्लियर, समझ में आया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन ऑफ ऑफिस की। अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 158 ये कहता है, आर्टिकल 158 क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये किसी भी हाउस का मेंबर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर या आपका स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, विधानसभा विधान परिषद का पास नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे, यानी किसी भी गवर्नमेंट से सैलरी वाले पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। सैलरी अलाउंसेस क्या होते हैं इसके, बेटा सैलरी और अलाउंसेस स्टेट डिसाइड करती है इसका, है ना। स्टेट का लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, लेकिन चार्ज होता है यहाँ पर क्या जाएगा, जब ये गवर्नर दो या दो से ज्यादा का, देखो पहली चीज है कि ऑफिशियल ये राजभवन में रहेगा स्टेट के, बिना किसी रेंट को दिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, जब इसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा दो या दो से ज्यादा के स्टेट का, तो इसकी जो सैलरी होती है वो कौन डिसाइड करता है, यहाँ पर है दैट हिज शेयर्ड दैट अलाउंसेस, जो भी अम्योलमेंट्स है और पेबल है वो डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये होता क्या है, इसके अंदर ना जब सैलरी डिसाइड की जाती है तो दो स्टेट्स की, ऐसे नहीं कि अलग अलग सैलरी मिलेगी, विच इज द हाईएस्ट वन दैट विल बी पेड टू द गवर्नर।
कंसेप्ट क्लियर है। और ये क्या होती है, यहाँ पर जो भी सैलरी, क्योंकि ये सेंटर का बाशिंदा है तो डिसाइड कहाँ से की जाएगी, सेंटर के द्वारा डिसाइड की जाएगी। सैलरी अलाउंसेस जो होती है वो 3.5 लाख रुपए पर मंथ की है इनकी। उसके बाद ओथ की अगर हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उसी स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। अगर यहाँ पर है और अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उस हाई कोर्ट का वो करेंगे, इनकी ओथ दिलाएंगे, अफर्मेशन कराएंगे। टेन्योर कितने का होता है बेसिकली, देखो टेन्योर इनका कोई फिक्स नहीं है, ये नहीं कि 5 साल काम करेंगे, क्लियर है। टेन्योर यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक गवर्नर को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। उसके बाद जो नॉर्मली पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, एक बार अपॉइंट किया तो 5 साल के लिए ईयर होता है, लेकिन उससे पहले ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं, उससे पहले इनको हटाया जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, पावर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन, पहला जो पावर आ जाएगा वो आ जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में सीधा सीधा वर्ड याद रखना, अपॉइंटमेंट। जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सारे के सारे कौन करेंगे, एग्जीक्यूटिव को याद रखना अपॉइंटमेंट से। लेजिस्लेचर को याद रखना कानून बनाने से, यानी कि दोनों हाउसेस के अंदर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये, और जुडिशरी में होगा पार्डनिंग पावर, ऐसे याद रखना तो आपको इजी हो जाएगा। जब हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो स्टेट के अंदर, यहाँ पर गवर्नर के अंदर होती है। गवर्नर क्या कर सकता है, यहाँ पर सबसे पहली बात करें, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन होगा वो सारा का सारा किसके नाम पर होगा, गवर्नर के नाम पर होगा। जो भी काम हो रहे हैं वो किसके नाम पर होंगे, गवर्नर के नाम पे। दूसरा, ये अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, वहां पर था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फिर क्या होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वहां क्या था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या मेंबर होंगे, एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां क्या था, 2 थे, यूपीएससी था और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन था। क्लियर हो गया। उसके बाद है जो आपके ये होता है, आपका गवर्नर होता है, वो आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका क्या होता है, वीसी होता है, वाइस चांसलर होता है। वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर होता है। क्लियर जी। क्वेश्चन कैसे निकल के आता है, गवर्नर से रिलेटेड है। गवर्नर से रिलेटेड जनरली इनकी ओथ से रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आ जाता है, इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 99%। क्लियर है। उसके बाद आ जाएगा, ये कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गवर्नर किससे इंफॉर्मेशन लेगा, किससे लेता है, सीएम से और सीएम की काउंसिल से। काउंसिल किसको देगा, सीएम को। सीएम किसे देगा, रिपोर्ट गवर्नर को देगा, ठीक है। वहां पर कौन था, पीएम देता था ना रिपोर्ट। तो ये किसी भी प्रपोजल पे, लेजिस्लेशन पे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट में बने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये यूनिवर्सिटी के चांसलर की तरीके से काम करता है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव फंक्शन। नेक्स्ट आ जाएगा लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में दोनों हाउसेस होते हैं। दोनों हाउसेस में जब सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार जीत के आती है ना, जब आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं, पहली बार जब जीत के आएगी तो उन्हें बुलाने का काम कौन करेगा, गवर्नर करेगा। पहली मीटिंग को एड्रेस जो करते हैं, सबसे पहला जो भाषण होगा वो किसका होगा, गवर्नर का होगा। यहाँ पे जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट का होता था सेम है। अध्यक्षता कौन करेंगे, अध्यक्षता जो है वही करेंगे बेसिकली, लेकिन बुलाने का और वहाँ पे बोलने का जो अधिकार होता है, पहला भाषण जो होगा वो किसका होगा, गवर्नर का होगा। यहाँ पर ये भंग कर सकते हैं विधानसभा को। क्लियर है। विधानसभा भंग में बताती हूँ, आपकी यूटी जो है जम्मू कश्मीर के, उसके इलेक्शन होने वाले हैं पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अच्छी बात है एक देश के अंदर, है ना। हाँ, हरियाणा में, लेकिन जम्मू कश्मीर एक इंपॉर्टेंट, इतना टाइम से, क्योंकि उससे स्टेटहुड का दर्जा लेकर उसे यूटी बनाया गया और अब पहली बार उसके अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर हम अगर बात करेंगे लेजिस्लेटिव, वापस है ना इसी पे करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में गवर्नर इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी कि विधानमंडल का। विधानमंडल में 3 पार्ट हो गए। पहला कौन है, पहला है विधानसभा, दूसरी कौन सी है, विधान परिषद, तीसरा क्या है, गवर्नर है। तीसरा क्या है, गवर्नर, है ना, उसमें पार्लियामेंट में नहीं जाना। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके अंदर पावर होती है कि वो नॉमिनेट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा बोला है कि ये सबसे पहले जो पहला वाला होगा तो उसके लिए एड्रेस करेंगे, समन करेंगे, बुला सकते हैं और स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके पास, इनके पास पावर होती है कि एक व्यक्ति को, एंग्लो इंडियन को ये नॉमिनेट कर सकते हैं। इलेक्शन होके आया और नॉमिनेट है। नॉमिनेशन वाला प्रोसेस अब खत्म हो चुका है, रिपील हो चुका है, एज अर्लियर आई सेड। उसके बाद है 1/6 मेंबर काउंसिल के अंदर है। ये क्या है, ये 1/6 मेंबर कौन है, जो 12 मेंबर राष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा के अंदर, ऐसे ही उसके आधे 1/6 मेंबर, 1/12 था, यहाँ पे 1/6 मेंबर, 1/6 मेंबर क्या अपॉइंट किए जाएंगे, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में अपॉइंट किए जाएंगे। कहाँ से अपॉइंट किए जाएंगे, पता ही है सबको, कहाँ से होंगे, लास्ट से। कहाँ से होंगे, LASS से, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल साइंस से। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाते हैं इनके पास फाइनेंशियल पावर, सेम प्रेसिडेंट जैसी है। क्या है,
जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर होता है, इसी तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो भी पैसा निकलेगा वो किसकी अनुमति के बिना नहीं निकल सकता है, गवर्नर की अनुमति के बिना नहीं निकलेगा। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है पैसे के ऊपर, है ना, ये अपना कंट्रोल रखते हैं तो वहां से कोई पैसा नहीं निकलेगा। इसके अलावा क्या होता है, जो मनी बिल होता है तो मनी बिल इनसे पूछे बिना नहीं रखा जाएगा। मनी बिल है या नहीं है ये कौन बताता है, आप लोग लिखे, कौन बताता है, डाउट क्लियर करना, कौन बताता है कि मनी बिल है या नहीं है? लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट में, यहाँ कौन बताएगा? आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर लोकसभा के लिए भी, और आपके मनी बिल को सेंटर पे कौन बताता है कि मनी बिल है या नहीं है, और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कौन बताएगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों को बताया हुआ है यहाँ पे, है ना, वी विल डिस्कस इट लेटर, राइट। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं मनी बिल कुड बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द स्टेट लेजिस्लेचर। मनी बिल केवल स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मतलब है क्या, असेंबली में, विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है उसकी प्रायर रिकमेंडेशन के बाद। क्लियर जी। नेक्स्ट आ जाएगा जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में पार्डनिंग पावर होती है, किसी भी सजा को ये कम कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेप्राइव कर सकते हैं, यानी कि सजा को कम कर सकते हैं, उसकी टेंडेंसी हार्ड से इजी में कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई वृद्ध है या अगर सपोज कोई अपंग है तो उनकी सजा का जो नेचर होता है उसको बदल सकते हैं या पूरी तरीके से माफ भी कर सकते हैं। इसको कहा जाता है पार्डनिंग पावर। आर्टिकल आ जाएगा आपका 161। प्रेसिडेंट का कौन सा है, आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि प्रेसिडेंट अपनी कौन सी प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका फायदा क्या होता है, तुमने यहाँ पर किया, यहाँ आपने कर लिया, अब जाके अगर तुम खुद चेक कर रहे हो उसी चीज को आप चेक करो तो आप जब उसे लिखते हो ना तो आपको वो दोनों चीजें इमीडिएटली ना याद हो जाती हैं कि आपने खुद ने फाइंड आउट किया है। दिस इज द मेन रीजन आपको बोला जाता है या आप लोगों से बोला जाता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जो भी चीज आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वो एक लंबे समय तक आपको याद रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नहीं भी आती है तो भी ढूंढो। उसके बाद आ जाता है आपको 161 के अंदर ये पार्डन करता है, सजा को कम कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रैमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है किसी भी सजा को। एनी पर्सन जो कि कन्विक्ट की गई है किसी भी अपराध में, अगर जो लॉ जो रिलेटेड है स्टेट से रिलेटेड है, सेंटर के नहीं, सिर्फ स्टेट के, समझ में आया, स्टेट के अपने, जैसे अगर मैं बोलूं तो जमींदारी एक्ट, अगर मैं बोलूं तो जमींदारी एक्ट अबोलिशन हो चुका, लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है, अगर हम यूपी के अंदर हैं तो लैंड रिफॉर्म एक्ट आएगा। अब वो लैंड रिफॉर्म एक्ट के हिसाब से क्या सजा का प्रावधान यूपी में रखा हुआ, यूपी का अलग हो सकता है, हरियाणा का अलग हो सकता है, तो यूपी के लॉ के हिसाब से क्या सजा का प्रावधान रखा हुआ है उसी के हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, सजा को पार्डन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ही कैन नॉट। देखो क्योंकि सेंटर में तो पूरे देश का हो गया, स्टेट में क्या होगा, स्टेट के लॉ के हिसाब से। ही प्रोवाइड पार्डन टू द डेथ सेंटेंस और डेथ सेंटेंस इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रोवाइड फॉर द डेथ सेंटेंस। या कह रहे हैं ये चाहे स्टेट ने यहां पर सजा दी है डेथ सेंटेंस, लेकिन यहां पर इनको डेथ सेंटेंस माफ करने का अधिकार नहीं है। बस ये इकलौता पार्डनिंग पावर में है कि जो प्रेसिडेंट से अलग होता है, पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट आ जाएगा इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में केवल 3 इमरजेंसी होती है। कौन कौन सी इमरजेंसी है, 352, 356 और 360। इनके पास केवल 356 में अधिकार होता है। 356 कौन सी, प्रेसिडेंशियल रूल। और वो भी क्या अधिकार होता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर फेलियर होता है तो ये एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इस स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा दीजिए। कंसेप्ट क्लियर है। इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर क्या लगेगी, इमरजेंसी 356। कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर बात करें गवर्नर के पास इमरजेंसी पावर नहीं होती, खुद नहीं लगा सकते। केवल क्या करेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट सही तरीके से या कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं रन कर पा रही है, तो आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा दीजिए 356 के। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल जो आता है फोर्स में किसी भी स्टेट में होता है, इस पीरियड ऑफ टाइम में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया है, लेकिन चलाएगा कौन इसे, गवर्नर। समझ में आया, दैट गवर्नर रन द स्टेट विद द हेल्प ऑफ द एडवाइस ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ खत्म हो गया है आपका जुडिशरी पावर के अंदर इमरजेंसी पावर के बाद, ठीक है। बता चुकी हूँ 2 पावर उसकी क्या थी, आपकी पावर आ जाएगी, जो गवर्नर की पावर थी वो क्या था, मैं बता चुकी हूँ आपको कि प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर होती है, तो मिलिट्री पावर इनके पास है नहीं, वो तीनों सेनाओं के हेड होते हैं, वो इनके पास नहीं है।
डिप्लोमेटिक पावर उनके पास होती है कि पूरी जो स्टेट है या बाहर की जो भी एग्रीमेंट करने हैं बाहर की कंट्री से वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वो पावर इनके पास नहीं होती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इनके पास कौन कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर बता दी, लेजिस्लेटिव पावर बता दी, आपको जुडिशियल पावर बता दी, और इमरजेंसी पावर के अंदर 356 के अंदर सिर्फ इतनी पावर है कि ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे। क्लियर जी? नेक्स्ट आ जाएगा, आगे आपका आ जाता है सीएम। गवर्नर के बाद सेकंड पोस्ट जो हाईएस्ट आ जाती है वो क्या आ जाती है? सीएम। सीएम होता कौन है? सीएम रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, है ना। इसको क्या बोलेंगे? हेड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे पीएम को बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो चुन के आई है, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है ये बेसिकली। प्राइम मिनिस्टर जैसे सेंटर में पोस्ट रखता है, इसी तरीके से सीएम जो होता है वो स्टेट में पोस्ट रखता है। अपॉइंटमेंट आर्टिकल 164 के तहत आता है और गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। ओथ सैलरी क्या होती है? सीएम एक गवर्नर के द्वारा इनको ओथ दिलवाई जाती है और अपॉइंट जो किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। एक पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो भी सीएम बन सकता है, वो भी सीएम बन सकता है। बट कितने समय में? प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कितने समय में। वेरी गुड, है ना। आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कितने मंथ के अंदर उसे दोनों हाउस में से एक हाउस का मेंबर होना पड़ेगा, सो दैट वो अपनी सीएम की पोस्ट को कंटिन्यू कर सके, है ना। तुम लोगों ने आंसर दे दिया, इन वालों को आंसर देने दो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका टर्म ऑफ द सीएम जो होता है वो फिक्स नहीं होता। क्यों होता है? प्लेजर ऑफ गवर्नर पे है। लेकिन अगेन सेम चीज है कि जब तक उसके पास मेजोरिटी है तब तक गवर्नर उनको नहीं हटा सकते। अगर मेजोरिटी ना हो या कॉलिजन गवर्नमेंट हो, सरकार गिरी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गिर सकती है। समझ में आ गया? उसके बाद सैलरी और अलाउंसेस जो डिसाइड किए जाते हैं वो विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा पावर एंड फंक्शंस एंड रिलेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सीएम की अपने मंत्रियों के प्रति क्या जवाबदेही है ना, क्या उत्तरदायित्व है। पहला ये कह रहे हैं गवर्नर किसको अपॉइंट करेगा? सीएम को। फिर सीएम बताएगा गवर्नर को कि कौन कौन से मिनिस्टर बनाने हैं अपने सारे एमएलए में से, है ना। जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं क्या होते हैं? सारे जो मेंबर चुन के आते हैं उन्हें हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उनमें से किनको उन्हें क्या बनाना है? उन्हें किसको क्या बनाना है? हाँ, होम मिनिस्टर तो नहीं बनेगा यहाँ पर, स्टेट मिनिस्टर, है ना। तो कौन कौन से अपॉइंटमेंट एज अ राज्य के मंत्रियों के रूप में देने हैं वो कौन बताएगा? गवर्नर को ये बताएंगे और गवर्नर अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? मंत्री को भी और सीएम को भी अपॉइंट ये करेंगे, सीएम को पहले ये अपॉइंट करेंगे और सीएम फिर बताएंगे। दूसरा, ये यहाँ पर रीशफल एलोकेट करेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स मंत्रालय देंगे और मंत्रालय को वो रीशफल कर सकते हैं। एक मंत्रालय पहले दिया था, अब किसी को दूसरे को दे दिया। उसके बाद ये मिनिस्टर से रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं और गवर्नर से कह सकते हैं इसे डिसमिस कर दो। खुद कहेंगे कि भाई तुम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, वॉट एवर द रीजंस आर देयर, इससे हमारी पार्टी के ऊपर या हमारे ऊपर आ रहा है तो आप रिजाइन कर दो, या गवर्नर से बोलेंगे कि इसको हटा दीजिए। उसके बाद जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है उनको हेड करने का काम, प्रेसाइड करने का काम यही करेंगे। गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज को। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाएगा इन रिलेशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर को क्या क्या ये फायदे देते हैं बेसिकली। पहला आ जाएगा यहाँ पर मेजर मिनिस्टर सारे हो गए और गवर्नर एक तरफ है, बीच में मीडिएटर का, ब्रिज का काम कौन करता है? सीएम करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, जो भी काम किया, उन सबकी रिपोर्ट कौन देगा? सीएम देंगे गवर्नर को। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं इन रिलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर ये गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि पहली बार जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको समन करेंगे और प्रोरोरो करने का काम करते हैं, बुलाने का और सत्र हटाने का काम करते हैं। उसके बाद रिकमेंड, और ये क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। किसको? केवल असेंबली को। किसको डिसॉल्व कर सकते हैं? केवल असेंबली को। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। गवर्नर को ये एडवाइस करेंगे कि आप विधानसभा जो है वो भंग कर दीजिए। उसके बाद ये अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ? हाउस के अंदर। गवर्नमेंट ने जो भी, इनकी गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी अपनाई है वो कौन करेगा? वो यही बताएंगे। उसके बाद है स्टेट, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया सीएम कंप्लीट। बिल्कुल पीएम जैसा है तो आसानी से हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो हम पहले टॉपिक करके आए ना बेटा स्टार्टिंग में, जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद आपका जो सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स हो गए, उसमें आपको एक एक चीज क्लियर करना, एक एक चीज डिटेल में कराना, इट इज कंपलसरी। जो काम सेंटर पे हो रहा है सेम काम कहाँ पर हो रहा है? स्टेट में। इसलिए आपको इजीली ये समझ में आ रहा होगा, स्टेट का सारा इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। बस मेन जो होता है वो आपको ये याद रखना है कि इनका अपॉइंटमेंट किसने किया है, ओथ किसने दिलाई है, इनकी पावर्स क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है, तो ऑलमोस्ट सेम होता है। और इनके मेन चीजेस के इनके आर्टिकल्स। नेक्स्ट बात करें स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेडेड किया जाता है सीएम के द्वारा।
आर्टिकल 163 और 164 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। ओथ एंड सैलरी जो दिलवाई जाती है वो गवर्नर के द्वारा दिए जाती हैं, और जो सैलरी और अलाउंसेस है वो सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। दैट्स इट। क्लियर, समझ में आ गया? क्या काम करेंगे? पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। क्या होते हैं? एक बताया था आपको, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब अगर सपोज करो कि विधानसभा भंग कर दी गई तो सारा मंत्री पद अपने आप भंग हो जाएगा। अगर रिजाइन कर दे यहाँ पे सीएम तो सारा मंत्री पद अपने आप बंद हो जाएगा। ये होगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर कोई आरोप लगता है और उसने रिजाइन दिया है तो वहां पर पूरी जो विधानसभा भंग नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। कौन है स्टेट लेजिस्लेचर में? विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर है? देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को बनाने के लिए हर स्टेट के अंदर एक जैसा नहीं है। जैसे लोकसभा राज्यसभा बनाने में क्या है, वहां पर भी सीटों का जो आवंटन था वो अलग अलग था, है ना। दिल्ली के लिए अलग सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के लिए अलग सीटें हैं, जबकि यहाँ पर भी क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए 31 और दिल्ली के लिए 3 ही सीटें हैं, है ना। यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है स्टेट के एमएलए के लिए भी, सीटों के लिए भी। क्लियर? यहाँ पर बात करें ज्यादातर जो स्टेट होते हैं उनके अंदर यूनिकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म का मतलब होता है एक ही है, विधानसभा ही है, विधान परिषद सब जगह नहीं है। विधान परिषद जो है या अपर हाउस केवल 6 जगह पर है। कहाँ कहाँ है, कैसे याद करोगे? आप लोग याद कर सकते हो आराम से। देखो सीधा ना, मैं एक छोटा सा तुम्हें डायग्राम टाइप का बता दूं, उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 2-2 के पेयर बना लो। 2 का पेयर के, जिसको भारत का मैप आता है ना, मैंने भारत का मैप नहीं बनाया, एक आइडिया ले केवल। यहाँ पर हो गया यूपी, साथ में लगा हुआ है बिहार, यहां लगा हुआ है महाराष्ट्र, और नीचे आ जाएगा कर्नाटका। यहां हो गया आंध्रा, और नेक्स्ट हो गया तेलंगाना। तो 2-2 के पेयर के अंदर आपको इजीली ये मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इजीली याद हो जाएगा, 2-2 के पेयर है केवल। क्लियर है? तो इन 6 जगहों पर क्या है आपकी? विधान परिषद है। बाकी सब जगह पर क्या है? विधानसभा तो सब जगह है, लेकिन विधान परिषद केवल इन 6 जगह पर है। कहाँ कहाँ पर है आपकी? देखो ये आंध्र ऐसे है ना, आप कैसे याद करो? यूपी बिहार याद करो, साथ में महाराष्ट्र कर्नाटका याद करो, और आंध्रा और तेलंगाना याद करो, तो आराम से तुम्हें याद रह जाएगा पेयर्स में। साथ साथ है ना, साथ ही बैठे हो तो आराम से याद हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड आर्टिकल आ जाएगा 170। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है? विधानसभा। विधानसभा का आर्टिकल क्या है? 170। लोकसभा का आर्टिकल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। एज अगेन सेम कह रही हूँ, जब आप लिखोगे तो लंबे समय आपको याद रहेगा। अगर याद नहीं है तो ढूंढ के लिखो, तो आप ज्यादा रिटेन कर पाओगे उस नॉलेज को। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात क्या कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं, जिसके अंदर बेटा एक अमाउंट हमारा फिक्स है ना। जैसे वहां पर कितने थे? लोकसभा के अंदर कितने मेंबर थे? 552 मैक्सिमम है, 545 है। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम बोला हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम मेंबर जो यहाँ पर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 500, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और मिनिमम कितने होने चाहिए? 60। लेकिन 60 के अपवाद हैं, 60 के अपवाद हैं कि उसके मेंबर उससे कम है। कौन कौन है? सिक्किम, गोवा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुदुचेरी, इनके अंदर 60 मेंबर्स है। और यहाँ से क्वेश्चन निकल जाता है इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया कि किसके अंदर 60 से कम मेंबर है? ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आपको ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस किस जगह पर। देखो जहां पे पॉपुलेशन कम है वहां पर क्या होंगे? मेंबर भी वहां पे कम होंगे, रिप्रेजेंटेटिव। ये अपवाद है बेसिकली। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, परिषद की बात करें, आर्टिकल 171। आर्टिकल 169 ये कहता है कि लेजिस्लेटिव जो होती है वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है। किसके लिए? लेजिस्लेटिव बनाना है या नहीं बनाना है, काउंसिल को बनाना है या नहीं बनाना है। काउंसिल को बनाने की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी भी स्टेट का एरिया ज्यादा होता है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से, और वहां पर पॉलिसी जितनी बनी है वो सारी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो हम क्या कर देते हैं कि भाई एक हाउस के अंदर सारे के सारे लॉ पास नहीं हो जा रहे हैं, तो दूसरा हाउस भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। दिस इज द मेन रीजन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि असेंबली के अंदर जो मेजोरिटी है, जब आप स्टेट काउंसिल को बनाना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एबोलिशन करने के लिए और क्रिएट करने के लिए किसी भी स्टेट असेंबली के लिए किसकी जरूरत होती है? यहाँ पर मेजोरिटी की जरूरत होती है, और मेजोरिटी 2/3 मेंबर से ज्यादा, 2/3 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 2/3 मेंबर ये डिसाइड करेंगे कि हमें
कोई परिषद चाहिए, विधान परिषद चाहिए या नहीं चाहिए, क्रिएट करनी है या नहीं करनी है, उसके लिए क्या जरूरी है स्टेट लेजिस्लेचर में, 2/3 मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है यहां पर द पार्लियामेंट में अप्रूव द रेजोल्यूशन बाय द सिंपल मेजोरिटी। यहां पर क्या कह रहे हैं, पहले ये जो रेजोल्यूशन आएगा, रेजोल्यूशन किसका है, देखो जैसे ऐसे मान के चलो बंगाल के अंदर विधान परिषद नहीं है, स्टेट काउंसिल नहीं है। अब बंगाल जो है वो चाहता है कि यहाँ पर स्टेट काउंसिल हो, तो इसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा, ये रेजोल्यूशन जो है वो आएगा बंगाल की विधानसभा के अंदर, काउंसिल तो है नहीं वहां पे, तो ये रेजोल्यूशन लाएंगे, मिनिस्टर लेके आएंगे रेजोल्यूशन की हमें क्या बनानी है, विधान परिषद बनानी है। वो रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, 2/3 यानी कि जितने वहां के मेंबर हैं, सपोज मैक्सिमम है 500, तो 500 में से 2/3 मेंबर उस रेजोल्यूशन को पास कर दे। एक ही हाउस है, अब ये रेजोल्यूशन ऐसे नहीं उन्होंने पास कर दिया तो हो गया, यही रेजोल्यूशन कहां जाएगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के अंदर, और वहां पर सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जितने प्रेजेंट और उतने वोट, प्रेजेंट होने के लिए कितने, एटलीस्ट 1/10 मेंबर है ना, 1/10 मेंबर वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, उससे ज्यादा होने चाहिए 1/10 है ना, वो वहां पे जितने प्रेजेंट है उतने वहां पे वोट करेंगे सिंपल मेजोरिटी से। अगर रेजोल्यूशन दोनों जगह पास हुआ, पहले कहां होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में, फिर कहां हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर। स्टेट लेजिस्लेचर में बहुमत से हो रहा है, यहां पर साधारण, वहां विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 से, समझ में आया, और यहां किससे हो रहा है, सिंपल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट। जब दोनों जगह पास होगा तो स्टेट काउंसिल बन जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है, ये पूरा है कि स्टेट काउंसिल कैसे बनती है, डन जी। उसके बाद आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि स्टेट काउंसिल के अंदर क्या क्या कंपोजिशन, हमारी 6 जगह है स्टेट काउंसिल, और ये बेटा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूरा पूछ लिया जाता है कैसे कैसे होंगे। देखो सबसे पहले यहां पर, क्योंकि आपका जैसे राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, वो अलग तरीके से होता है, जो स्टेट काउंसिल का इलेक्शन है वो अलग तरीके से होता है। स्टेट काउंसिल या विधान परिषद कैसे बनती है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, टोटल मेंबर में से 1/3 मेंबर जो होंगे वो म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के होंगे, जो जाके वहां पे वोट करके आएंगे। जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, सपोज करो ए खड़ा हुआ है, बी खड़े हुए, वहां पे जो इलेक्शन होंगे, काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं, काउंसिल के जो मेंबर चुन के आएंगे, जैसे राज्यसभा के मेंबर चुन के आते हैं, ऐसे ही जो काउंसिल के मेंबर चुनेंगे, उनको कौन कौन चुनेंगे, कौन कौन चुनेंगे, 1/3 मेंबर चुने जाएंगे, किनके द्वारा, म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा। 1/12 मेंबर चुने जाएंगे ग्रेजुएट्स के द्वारा, जो कि ग्रेजुएट्स मतलब है जो कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन कर चुके, 1/12 मेंबर चुने जाएंगे ग्रेजुएट्स के द्वारा। 1/12 मेंबर जो चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे सीनियर सेकेंडरी के टीचर्स के द्वारा, क्लियर है। 1/3 जो मेंबर चुने जाएंगे वो चुने जाएंगे किसके द्वारा है, यहाँ पर है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा चुने जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के, असेंबली था ना विधानसभा, विधानसभा के मेंबर कितने लोग चुनेंगे, 1/3। यहाँ पर 1/6 मेंबर जो है वो दिए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, 1/6 मेंबर किसके द्वारा दिए जाएंगे, गवर्नर के द्वारा। और 5-6 मेंबर जो चुने जाएंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जिसके अंदर 1/6, ये इसी के अंदर है कि 1/6 मेंबर ये वाला है कि 1/6 मेंबर इसके द्वारा है, क्लियर हुआ। तो ये टोटल कंपोजिशन हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली का, और यहाँ से क्वेश्चन निकले जाते हैं। जनरली क्वेश्चन कौन सा निकलता है, गवर्नर के द्वारा कितने चुने जाते हैं, गवर्नर के द्वारा कितना होगा, यहाँ पर 1/6 होंगे, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन ये निकलता है। तो ये पूरा हो गया कि टोटल मेंबर कैसे सारे के सारे इलेक्शन होता है, हाउ द इलेक्शन टेक प्लेस फॉर किसका, किसका, विधान परिषद का। विधान परिषद के इलेक्शन में कौन कौन आ गया, गवर्नर आ गया, स्टेट असेंबली के मेंबर आ गए, टीचर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए और ग्रेजुएट आ गए। कंसेप्ट क्लियर है, कौन कौन आ गए, टीचर्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, है ना, आप ग्रेजुएट आ गए, स्टूडेंट मतलब ग्रेजुएट्स आ गए, एक रह गया कौन सा, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर, ठीक है, कौन से रह गए, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर है जो उन्हें चुनेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो आपके टिप्स पे होना चाहिए कौन कौन चुनेगा। पहला कौन चुन रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर, दूसरा कौन चुन रहा है, गवर्नर, ऊपर से जाओ, पहला गवर्नर, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, ऊपर से चलते जाओ कि कैसे, फिर म्यूनिसिपैलिटी आ गई, तो ये तो सारे सेंटर के वर्क वाले आ गए। फिर उसके बाद कौन आ गया तुम्हारा, स्टूडेंट्स आ गए तुम्हारे, उसके बाद कौन आ गए, टीचर्स आ गए तुम्हारे, समझ में, ये सारे क्या चुनेंगे तुम्हारे, इसका इलेक्शन करवाएंगे, क्लियर है जी। नेक्स्ट आ गया मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप का मतलब होता है इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एमएलए की क्वालिफिकेशन क्या होती है, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर जो पर्सन है वो 30 साल से कम
अपर हाउस के लिए और 25 साल से कम लोअर हाउस, जो सेम राज्यसभा और लोकसभा के लिए वो होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी एक पर्सन है, ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ओथ और अफर्मेशन करने के लिए। इसका मतलब है जो व्यक्ति बनने जा रहा है, हाउस का मेंबर बनने जा रहा है, तो उससे पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, उसमें किसी भी हाउस का मेंबर पहले नहीं होता है, तो इसमें ओथ और अफर्मेशन लेने से पहले उसे सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, है ना। वो 2 हाउसेस का मेंबर एक साथ नहीं बनना है, वही सेम चीज़ आएगा जैसे एमपी के लिए होता है। उसके बाद ही मस्ट नॉट बी लेस देन फॉर द 30 काउंसिल के लिए और 25 साल असेंबली के लिए नहीं, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 के हिसाब से जो भी उसकी क्वालिफिकेशन दी हुई है वो इसमें देनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मंत्रियों की होती नहीं है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन याद करना केवल पंचायत में इंट्रोड्यूस कर दी गई है, अभी तक एमएलए के लिए और एमपी के लिए कोई भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब दैट इज सर्टेनली एंड इट शुड बी, एंड होप हम इसी चीज़ की होप करते हैं। एटलीस्ट एक सबसे मेन चीज़ है एजुकेटेड वर्ग ही अच्छी पॉलिसीज ला सकता है ना, बट वही वाली चीज़ है, एक वो सेंटेंस आता है, एक नॉवल था, उस नॉवल का नाम था तोलिया, और उसके अंदर लिखा हुआ था हमाम में सब नंगे हैं। तो वही वाली चीज़ है कि जितनी भी पार्टी हैं, जितनी, उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न है जिस समय के ये लोग अभी तक हैं, जो पीढ़ी अभी तक की है, वो दे वर नॉट वेल एजुकेटेड, वो नहीं थे, उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं पढ़ाया है। मैं ये मान के चलती हूँ 99% जो बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें जिम्मेदारी बच्चों से भी कम पेरेंट की ज़्यादा होती है। बच्चा अगर नहीं जा रहा है, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं, अगर वो मंद बुद्धि है तो भी स्कूल जा रहा है ना, मंद बुद्धि के लिए भी आज की डेट में स्कूल है ना, तो उसको स्कूल तक भेजना इट इज़ कंपलसरी, जिसमें देखा हुआ भी आपने ड्यूटी किसके अंदर है, ड्यूटीज़ के अंदर है कि पेरेंट की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के आए। यहाँ पर डीपीएसपी के अंदर स्टेट की ड्यूटी दी हुई है, फंडामेंटल राइट में गवर्नमेंट की ड्यूटी दी हुई, तो दी हुई है ना ड्यूटी वहाँ पर, तो इट इज़ कंपलसरी कि अब यहाँ पे लालच में दे, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका चला था कि बच्चों को भेजना है, तो लालच से नहीं, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य। आज अगर जो पीडीएफ चुन के आएगी वो एजुकेटेड ही जाएगी। तो अगर हम इस चीज़ को कहें कि भाई सारे मंत्री जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, तो मुझे काफ़ी सारे मंत्री अगर हम बोलें कि वो कम पढ़े लिखे हैं, उसका रीज़न ये था कि जिस समय की ये बात हो रही है उस समय पर हमारे यहाँ पे एजुकेशन का परसेंटेज ही कम था। तो इस वजह से कि किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर ली तो बहुत बड़ी बात है। आप सोचो ना, जो 60-70 साल का इंसान आज की डेट में मिनिस्टर है, अब 60-70 साल आज़ादी के समय चले जाओ, तो आज़ादी के समय पर जो हमारे एजुकेशन का परसेंटेज था वो इतना कम था कि वहाँ पे अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमें ग्रेजुएट या हमें बीटेक वाला या एमटेक वाला या हमें एमबीए वाला अगर हमें मिनिस्टर मिलता, तो वो एक चीज़ अलग थी, उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा थे। और एक व्यक्ति होता है एजुकेशन, एक गांधी जी ने बड़ा एक अच्छी चीज़ बोली है कि बाय एजुकेशन आई मीन द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, सोल एंड बॉडी। जिस व्यक्ति ने अक्षर पढ़ लिए लेकिन उससे जीवन का ज्ञान नहीं है, क्या वो दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकता है? तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ किताबी ज्ञान होने से आप जीवन को बेहतर है। हाँ, ये जरूर है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आपका जो सोचने का तरीका होता है वो ब्रॉड होता है। और आज की डेट में जो लोग नई युवा पीढ़ी आ रही है वो एजुकेट होकर ही पहुंच रही है, सारे के सारे जो मिनिस्ट्री वाले फॉर्म में है तो वो एजुकेटेड ही जाएगी। आगे हम चल लेते हैं, यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे यहाँ हम बात कर रहे हैं ओथ एंड अफर्मेशन की। तो ओथ और अफर्मेशन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, है ना। तो ओथ एंड अफर्मेशन किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। वैकेशन ऑफ सीट कब होगी, अगर उसने 2 हाउसेस का है तो एक हाउसेस का वो मेंबर रह जाएगा, दूसरे की सीट खाली हो जाएगी। अगर वो रिजाइन कर दे तो सीट खाली हो जाएगी। अगर वो 60 दिन बिना बताए किसी हाउस में नहीं जाता है तो उसकी सीट खाली मान ली जाती है, या उसके इलेक्शन को वॉइड, अवैध करार दिया जाता है। मसल्स का पैसे का पावर यूज करके इस्तेमाल किया गया है तो उसका जो इलेक्शन है वो अगर वॉइड हो गया है, अगर उसे हाउस से निकाल दिया जाए तो सीट खाली हो जाएगी। अगर वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है किसी सीट का तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो सीट कैसे वैकेंट होती है, सेम। ड्यूरेशन दोनों हाउसेस का जो होता है, स्टेट असेंबली बिल्कुल लोकसभा की तरीके से क्या होता है, 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन इसको भंग की जा सकती है कभी भी, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पर गवर्नर के द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव क्या होगा, राज्यसभा की तरह। राज्यसभा का मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप लोग लिखो कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में, कितने साल पे कितने मेंबर रिटायर होते हैं, है ना, बताया हुआ आपको, और पूरा टेन्योर कितने साल का होता है राज्यसभा का, आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर गवर्नर के द्वारा किया जाता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर, डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर,
यहाँ पर। उसके बाद है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन इन द परिषद, जो होते हैं आपके विधान परिषद के अंदर। आर्टिकल इसमें 178 है, स्पीकर यानी कि किसका, विधानसभा का स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का आर्टिकल क्या, 178, और इसमें है 182। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है वो क्या करेगा। बेसिकली स्पीकर जो अपॉइंट किया जाता है वो किन में से होगा, वो होता है जितने इसके मेंबर होते हैं, है ना, जो सारे मेंबर होंगे उन्हीं में से चुना जाएगा। वो सीट कब खाली होगी इसकी, इफ ही सीज टू द मेंबर ऑफ द असेंबली, जब वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर हो जाएगा तो वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहेगा। ठीक है जी। दूसरा हो जाएगा अगर वो रिजाइन, यहाँ पर क्या कर दे, रिजाइन कर दे अपनी पोस्ट से, तो वो सिंपल मेंबर बन सकता है यहाँ पर, है ना, मेंबर उसे बनना पड़ेगा यहाँ पे। इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग द डेप्यूटी स्पीकर, तो सीट खाली हो जाएगी। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देगा। कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे आगे हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर रेजोल्यूशन पास हो जाए उसे हटाने का, तो उसे कितने दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर क्या क्या ड्यूटी है स्पीकर की, मेंटेन रखता है ऑर्डर, है ना, डेकोरम, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन करने का काम करता है। वो असेंबली को एडजॉर्न कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रोक सकता है, प्रोरोग नहीं कर सकता है, एडजॉर्न कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है किसी मीटिंग को। क्या है कि इतने दिन के लिए रोक दिए हमने या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। वो यहाँ पर किसी भी तरीके से पहले इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा। कब वोट करता है, जब टाई अप हो जाएगा, तो उस टाइप को खोलने के लिए है। ये सीक्रेट सीटिंग बुला सकता है। उसके बाद कोई बिल, मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करेगा। यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन करनी है किसी व्यक्ति की या नहीं करनी है। यहाँ पर ये जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी होंगी अपने हाउस की, उन सब के चेयरमैन को यही अपॉइंट करेगा। क्लियर जी। ये हो गए स्पीकर के सारी की सारी ड्यूटी। डेप्यूटी स्पीकर का काम कब होगा, जब स्पीकर नहीं है, तो उनकी जगह पर उनका काम होता है, बाकी कोई और उनका काम नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाएगा चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। अब देखो चेयरमैन ऑफ लोकसभा कौन है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, है ना, क्या होगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जो चुन के है वो बनेगा। क्या यहाँ भी ऐसा है, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे मेंबर में से चुना जाएगा। क्लियर है जी, उसी हाउस का मेंबर है। क्लियर, क्योंकि सब जगह नहीं है ना, वरना तो सब जगह पर क्या है, आप बनाओ उसको। वहां पर कौन था, वाइस प्रेसिडेंट। क्या डेप्यूटी गवर्नर होता है, नहीं होता है, तो फिर चुना ही नहीं जाना है। सीधे से मतलब जब होता ही नहीं है तो लोगे कहाँ से। तो अब सीधे सीधे क्या है, चेयरमैन जो इलेक्ट होगा वो बिल्कुल जैसे हम विधानसभा के अंदर किया वही सेम विधान परिषद है, बिल्कुल सेम वही पावर है, वही फंक्शन है, वही काम है। इनके अंदर से चुना जाता है। यहाँ पर ये कब कब, यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी सीट कब वैकेंट होगी। पहला है जब उन्हें यहाँ पर काउंसिल का मेंबर ही होंगे तो वो हेड नहीं बनेंगे। दूसरा, अगर वो रिजाइन कर दे। तीसरा हो जाएगा कि अगर उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो जाए, 14 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होगा बेटा, यहाँ पे अननेसेसरी एक सेंटेंस दिया होगा, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मनी बिल जो होता है वो यहाँ पे प्रस्तुति नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं ये विदहोल्ड, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये अगर कोई भी बिल यहाँ पे आता है तो काउंसिल जो है यहाँ पर मनी बिल को 14 दिन के अंदर ये रोक सकता है, लेकिन 14 दिन के अंदर ये क्या माना जाता है, दैट इट विल बी कंसीडर एज अ पास, अगर ये रोक भी लेते हैं। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, जो बिल होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर रोक सकता है मिनिमम पीरियड ऑफ द 3 मंथ। कितना है, 3 मंथ। यहाँ पर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सिटिंग इन द केस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेस। अगर विधानसभा विधान परिषद के अंदर अगर कोई लड़ाई है तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता। क्यों, क्योंकि सब जगह पर है ही नहीं। समझ में आ गया। उसके बाद आ जाता है पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करते हैं किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्टेड मेंबर बताए थे, इलेक्टेड मेंबर, एमएलए इलेक्टेड, एमएलए एमपी इलेक्टेड, एमएलए इलेक्टेड थे ना, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाएंगे। उसके बाद है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए क्या ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो सत्ता पार्टी चल रही है। यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव के सारे फंक्शंस को, कमेटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं उनको लागू करवाने का काम कहाँ पर होगा, रेटिफिकेशन का मतलब होता है पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास हुआ, पार्लियामेंट के अंदर जो संविधान में संशोधन हुए, वो संविधान में संशोधन यहाँ पर भी लाए जाएंगे, यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, यहाँ पर भी वो बिल आएगा, उसे ही रेटिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, अगर यूएन के अंदर एनवायरनमेंट को लेके कोई बिल पास हुआ, यहाँ से हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जाते हैं और वो वहाँ पर उस बिल पे साइन कराते हैं कि ये वाली जो पॉलिसी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए की है वो हमारे देश में भी लागू होंगी। लेकिन हमारे देश में तब तक नहीं लागू हो सकती ना जब तक कि पार्लियामेंट पर उस पर डिस्कशन ना हो जाए, पार्लियामेंट जब तक उसको सिग्नेट ना कर दे, है ना, जब तक उस पर सिग्नेचर। यही सेम चीज़ होती है कि जब पार्लियामेंट सिग्नेचर कर देगी तो बोलेंगे कि भाई वो एनवायरनमेंट लॉ जो इंटरनेशनल लेवल पे बने थे वो भारत में लागू होंगे।
ऐसे ही सेम सेंटर में पार्लियामेंट ने जो संविधान के अंदर संशोधन किए हैं उनको क्या करवाना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, सारे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा वो बिल, और वहां पर उन्हें सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, उसी को कहा जाता है रेटिफिकेशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ, बिल पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद है इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि आधी, है ना, लेजिस्लेचर को प्रेजेंट होना पड़ेगा, यानी कि अगर 500 मेंबर हो तो 250 लोग उस पर सिग्नेचर करेंगे, 250 लोग उसको मानेंगे, तभी उसको माना जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अलग अलग दिए हुए हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर का, असेंबली यानी विधानसभा की सीटें दी हुई है, अलग अलग स्टेट की दी हुई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट अलग अलग दी हुई है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? अब आ जाता है आपका बेटा, सीटें अपने आप देख लेना, है ना, सीटों से रिलेटेड जनरली जिस स्टेट के आप होते हो उसी से रिलेटेड आपके सीटें आपको जनरली पता होनी चाहिए, मैक्सिमम कर लो, दिल्ली की कर लो, ठीक है। तो बाकी अगर सारे याद कर सकते हो तो एज पर, जैसे आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड की सीटें आप याद कर लेना, फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, बात करते हैं क्या, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट की, ठीक है। हाई कोर्ट क्या है, जैसे सेंटर लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, हाई कोर्ट करते हैं, कि उनको सजा जो भी दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, हाई कोर्ट बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सेंटर लेवल पे कानून व्यवस्था को देखने का काम उनको, एक तरीके से जो जुडिशरी का काम होता है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। कंसेप्ट क्लियर। Every high court, whether it is a exclusive or the common, consists chief justice and the other judges. President may time to time deem the necessary to appoint. हर हाई कोर्ट जो होता है, जो भी हाई कोर्ट होता है वो एक्सक्लूसिव है या कॉमन है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट है, दमनदीव का और दादर नगर हवेली का एक है, तो कॉमन का मतलब हो गया 2 स्टेट का या 2 यूटीज का एक साथ होना। कंसेप्ट क्लियर हुआ। जबकि एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ अपने स्टेट का, तो चाहे वो एक्सक्लूसिव कॉमन समझ में है, कॉमन है, उसके अंदर चीफ जस्टिस होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, जितने भी चीफ जस्टिस हैं और जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, बट किसके सजेशन पे है, सीजेआई और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। सीजेआई यहाँ पर बताएगा कि किनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना और जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। क्लियर जी, समझ में आया। डीम नेसेसरी टू द अपॉइंट, दस कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट एंड द लीव्स इट इज टू डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर कितने मेंबर रखने हैं डिपेंड ये होता है कि आपके हाई कोर्ट के अंदर केसेस कितने हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी कि आपका जो एरिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो नहीं बोलेंगे, जूरिडिक्शन बोलेंगे, कितना ज़्यादा है, पॉपुलेशन कैसी है, उसके आधार पर, नंबर ऑफ केसेस के आधार पर यहाँ पर जजेस की जो नंबर है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। सजेशन कौन देगा, एडवाइस कौन देगा, सीजेआई। उसके बाद है प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन इट्स वर्कलोड, एज आई सेड। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट का हर स्टेट के लिए, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1956 के अंदर, जिसके द्वारा पार्लियामेंट ने ये बोला कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर भी कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। टेरिटोरियल जूरिडिक्शंस हाई कोर्ट की जो होती है, को टर्मिनेंस होती है अपने टेरिटरी ऑफ स्टेट की। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, अपने एरिया तक अपना जूरिडिक्शन फैला हुआ। जैसे अगर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश पे उसका जो जूरिडिक्शंस होगा वो लागू होगा। जूरिडिक्शंस का मतलब होता है फैसला लेने का जो पावर होगा पूरे उत्तर प्रदेश पे लागू होगा। 2019 के अंदर भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट थे इंडिया के अंदर, और तेलंगाना 25वां हाई कोर्ट यहाँ पे स्टैब्लिश किया है। तो टोटल कितने हैं, 25 है। लिस्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश, आ जाएगा 1956, ये बाद में छोड़ देना, पहले सबसे पहले आप करोगे 1862, ये वाला बॉम्बे से। बॉम्बे के अंदर सबसे पहले जो बनेंगे वो बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी केबीएम, तो केबीएम में बनेंगे 1862 में। उसके बाद बनेगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का, किसमें, 1866 में। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, समझ में आया, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है आपका। उसके बाद आपका सीधे सीधे आ जाओ, आप नीचे आ जाओ, तेलंगाना आ जाएगा 2019 के अंदर। तो आपके कौन से बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। सबसे लास्ट में बनने वाला कौन है, तेलंगाना। कब बना है, 2019 में। क्यों बना है, जब ये अलग हुआ था, पहला। दूसरा क्वेश्चन है सबसे पहले कौन से बने थे, तो कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, तीनों एक साथ है, 1962, तीनों प्रेसिडेंसी है। कब बनी है, 1862, 19 नहीं है, 1862 में, 1862 में, 1862 कब बने हैं, 1861 का वायसराय एक्ट, वायसराय को ऑर्डर देने का पास हो गया था, और पुलिस एक्ट आता है 1861 में, तब बना है ये। क्लियर है। उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया था वो ये था कि इलाहाबाद में ये उत्तर प्रदेश का कब बना है, तो उत्तर प्रदेश का कब बना है, 1866 के अंदर। क्लियर जी। उत्तराखंड जब बना है, उत्तराखंड
कब बना था उत्तराखंड? 2000 में। क्लियर है? क्लियर। अगर आप मध्य प्रदेश का निकालो इसका तो छत्तीसगढ़ आ गया, आपका उत्तराखंड आ गया, और आपका कौन आ गया? आपका झारखंड आ गया। तो कब बनेंगे? 2000 में। क्लियर जी? ये तीनों ऐसे याद रखो, आराम से याद हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। आर्टिकल 217 कहते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर अपॉइंटमेंट अदर जजेस का जो होता है, तो हाई कोर्ट के जो जज होंगे, हाई कोर्ट का जो सीजे बना है, चीफ जस्टिस बना है, उनकी रिकमेंडेशन पे बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर जी? देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सीजीआई को, सीजीआई बताते हैं सारे जजेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सीजे ऑफ स्टेट, और किसके आधार पर? सीजीआई के आधार पर। ठीक है। और सीजे ऑफ स्टेट बताएंगे सारे जजों का कि किसका अपॉइंटमेंट आपका जज का हाई कोर्ट में होना है। कंसेप्ट क्लियर है? नंबर यहाँ पे फिक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ जजेस? कितने? 34 है। वेरी गुड। कितने? वेरी गुड। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। इसने कोई भी जुडिशियल यहाँ पर ऑफिसेस यहाँ पर क्या करना है? 10 साल के लिए भारत के अंदर ये क्या रहा हो, या तो यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर रहा हो, जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ द 10 years एंड शुड हैव द एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पे बेटा आपका जो जुडिशियल ऑफिस का मतलब है टेरिटरी 10 साल के लिए। यहाँ पे वैसे होता है कि 5 साल ये जज रहो और 10 साल के लिए एडवोकेट रहो। क्लियर है? लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट के अंदर क्या हो, 5 साल के लिए जज, या 10 साल के लिए, या 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस का ये पार्ट हो, तो ये पार्टिसिपेट हो सकते, नहीं डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सक्सेशन के केस में, यहाँ पर पेपर होता है ना, जुडिशरी का पेपर होता है ना, उसके थ्रू जा सकते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ओथ एंड अफर्मेशन। इसकी जो ओथ होती है वो कौन दिलवाएंगे? गवर्नर दिलवाएंगे बेसिकली, या गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति, अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं है। टेन्योर कितना होता है बेटा? इसकी जो मिनिमम एज है यहाँ पर, वो यहाँ पे टेन्योर ना फिक्स नहीं होता। टेन्योर का मतलब ये होता है कि अगर 5 साल की पोस्ट दी हो तो 5 साल रहेगा, ये फिक्स नहीं होता है ना। यहाँ पर क्या, जैसे प्रेसिडेंट है तो उनका टेन्योर क्या 5 साल का है। 5 साल से पहले तभी हटाया जा सकता है, तो रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए या महाभियोग लग जाए, है ना, उससे पहले नहीं हटाया जा सकता उन्हें 5 साल से पहले। या टेन्योर फिक्स नहीं होता। यहाँ पे एज है, क्योंकि आपकी 62 ईयर्स की यहाँ रिटायरमेंट एज है। जितना जल्दी हाई कोर्ट में पहुंचे उतना लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि 62 के बाद या तो रिटायरमेंट होकर घर चले जाएंगे, वैसे तो पार्ट होते हैं, कमीशंस के हेड बनते हैं, है ना, लेकिन 62 के बाद ये अगर अच्छा काम किए हैं तो इनको दिया जाता है, कहाँ पर लिया जाता है, नॉमिनेट इनको किया जाता है, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। समझ में? इन्हीं यही तो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद रिमूवल कैसे होगा? पहला ये खुद रिजाइन कर दे। रिजाइन किसे करेंगे? ये प्रेसिडेंट को। रिजाइन किसे करेंगे? ये प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। यहाँ पर इनको हटाया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। अगर जज ने बोला है कि इन्हें हटाओ, ये इनकैपेसिटी इन बिहेवियर, दो ही चीज़ें होती हैं, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, इस वजह से यह कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। उसके बाद है जब सीट वैकेंट हो जाती है, यहाँ पर ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड अगर वो कहाँ चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, या अपने हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में शिफ्ट हो गया, तो सीट वैकेंट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जो प्रेजेंट सैलरी है वो लगभग 2.5 लाख रुपए है हाई कोर्ट के जजेस की। क्लियर हुआ? और दूसरे जज जो है उनकी है 2.25 लाख रुपए। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजंस होते हैं, अपना स्टाफ रखना है तो वो उनके पास होती है। प्रोविजन जो होता है जुडिशियल की इंडिपेंडेंस का, हाई कोर्ट इज वेरी मच सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट, सेम कि अपना स्टाफ रख रहा है, अपना पेपर वर्क कर रहा है, अपने डिसीजन अपने आप ले रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो सुपर वॉच होती है वो किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट की होती है। ठीक है। ज्यूरिडिक्शन पावर ऑफ अ हाई कोर्ट क्या है? बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होती है बताया आपको? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जब 2 या 2 से, अब अपने स्टेट, जो अपने स्टेट के अंदर अगर डिस्ट्रिक्ट है, उनके अंदर अगर प्रॉब्लम चल रही है, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, जो उनके बीच में अगर प्रॉब्लम चल रही है और उसमें हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, वहाँ पर क्या था? स्टेट के बीच में, स्टेट का किससे? सेंटर से। यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट का स्टेट के साथ। तो उसके लिए क्या होगा? जब ये कोई डिसीजन लेंगे तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहलाएगा। दूसरा आ जाता है रिट ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 226, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें कौन सी रिट होती है? 5 रिट होती है। 5 रिट के नाम पता है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरोरी, क्यू वारंटो। ये 5 रिट है जो इनके पास अधिकार है। इसके अलावा याद रखना, हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट जो होता है वो फंडामेंटल राइट,
एज वेल एज अदर मैटर के लिए भी रिट जारी कर सकता है। कंसेप्ट क्लियर है? और रिट है क्या, वो डिटेल में हमने फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ा है, वो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आर्टिकल नंबर 226 एपेलेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि अपील कर सकते हैं लोअर हाउसेज में, अगर उसके डिसीजन से अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा आपका सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। सुपरवाइजरी क्या है, इनके अंडर में जितने भी ज्यूरिडिक्शंस आता है या इनके क्षेत्र में जितना भी आपकी लोअर कोर्ट आती है उन सबको सुपरवाइज करने का काम करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट ये इसी तरीके से आ जाएगा, जितने भी वर्क उनको चेक करना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पहले ही बताओ, जितने भी अब तक के डिसीजन या केस आए हुए होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके वायलेशन को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, यानी सारा रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है। जनरली यही होता है कि जहाँ पर ये कोर्ट होता है वहीं पे साथ में एक ऑफिस होता है, जिसमें जैसे तो आप लाइब्रेरी बोल दो या रिकॉर्ड रखना, वो सब वहीं पर होता है, जिससे कि आगे आने वाला अगर कोई केस है, सपोज पिछले 10 साल पहले किसी केस में कोई जजमेंट लिया गया, अब 10 साल बाद सेम टाइप का बिल्कुल सेम नेचर का है, तो आप पिछले वाले जज ने क्या उसके लिए डिसीजन लिया था वो लिया जा सकता है, उसकी स्टडी की जा सकती है। तो ये मेन काम होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर मेन कोर्ट होता है वहीं पर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद कोर्ट है ना, हाई कोर्ट जो इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद में ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है कि जो भी अपने एग्जीक्यूटिव है उनके काम को चेक करना, या जुडिशरी में खुद से अगर कोई मिस्टेक हो गई है पास्ट में जाकर है तो उसको रिव्यू करना जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। जनरली जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कार्य को दोबारा से अवलोकन करना, पुनर्वलोकन करना। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट। मैं सारा बता दिया है तुम्हें कि किस किस केस में होता है। आर्टिकल 226 केवल वो केस नहीं होते जो फंडामेंटल राइट से होते हैं, बल्कि उनमें भी होता है जो लीगल राइट दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव एनी एडवाइजरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है एडवाइजरी, वो पावर इनके पास नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट। आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक क्या आता है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाता है, पार्ट 6 के अंदर है, जो कि यहाँ पे रेगुलेट करता है। जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब होता है जो एक तरीके से हाई कोर्ट के नीचे काम करेगा। हाँ, जिला पंचायत जो होती है, न्याय पंचायत हो गया आपका, ये सब। उसके बाद आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होती है वो किसके द्वारा होगी, गवर्नर के द्वारा होगी, बट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद होगी। पहला, एक पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो सकता है जब वो सेंट्रल या स्टेट सर्विसेज के अंदर नहीं, ही शुड नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द, यानी कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी काम नहीं कर रहा है। दूसरा, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर द 7 ईयर्स। वो कहीं पे एडवोकेट है, किसी हाउस के अंदर क्या है एडवोकेट है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है। नेक्स्ट इज ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, और वो हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाए, उसे रिकमेंड किया जाए तो वो जज बन सकता है। जज बनने के लिए जरूरी क्या होता है, जज बनने के लिए मेन जो है वो है नॉलेज। When you have the knowledge, है ना, बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि क्या आप जज बनना चाहती हो, तो आई सेड नो, आई नेवर वांट टू बी जज। उसका रीज़न है सिंपल, ये नहीं कि क्योंकि अगर लॉ की डिग्री आपके पास है, आप एडवोकेसी में जाते हो, तो उसका रीज़न है दैट व्हाट इज़ द मैटर वाई यू ऑप्ट फॉर दिस। आई जस्ट वॉन्ट टू सर्व द पीपल, स्पेसिफिकली विमेन एंड चाइल्ड को मैं सर्व करना चाहती हूँ, एंड नोट टू बी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग लेके आप काम नहीं कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एडवोकेट बनते हैं, सिर्फ या तो पैसा बनाने के लिए बनते हैं या अपना नाम बनाने के लिए बनते हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ, मैं इस फील्ड के अंदर अगर आई हूँ तो मैं ये मान के चलती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं, ऐसी फीमेल्स हैं, और ऐसे नहीं ऐसे मेल भी हैं बहुत सारे, जिनको ज़रूरत होती है कि हम ऐसे लोगों से, क्योंकि एक होता है ना वकील और डॉक्टर ऐसे बदनाम है, ये कहा जाता है कि उनके पास एक बार चले जाओ पीछा नहीं छोड़ते। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट, हाँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट सो दैट आई कैन हेल्प द पीपल। तो दिस इज द मेन रीजन दैट आई नेवर वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द जुडिशरी इन सच अ वे, आई वॉन्ट टू कोऑपरेट द पीपल ओनली। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, लेकिन इसके साथ साथ ना एक ही चीज़ होती है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है, अगर किसी को तुम फ्री में कुछ भी दे दो तो उसे उसकी ना कीमत नहीं होती। हाँ, मैंने बहुत किया है, आई हैव गिवन, उसकी ना रेस्पेक्ट होती है ना उसकी वैल्यू होती है, एंड वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सामने वाले को सोचते हैं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन होती है, अलग अलग सिचुएशन होती है जहाँ पर ये नहीं है कि फ्री में चीज़ें हो रही हैं, डिपेंड होता है उनके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि पेबल है तो उनसे पे लो और उन लोगों को हेल्प किया जा सकता है कि जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है। एक होते हैं कि जो नहीं पे कर सकते, नहीं चीज़ें, वो हर जगह पे लागू होना चाहिए कि दीज आर द पीपल। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हो गए हैं कि वो फीस देने में तो कतराएंगे,
है ना, और जाके वो डोमिनोज पे बैठे होंगे। तो दिस इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो, दिस टाइप ऑफ द पीपल आर देयर। वो अपने लिए कहेंगे कि हमारे लिए फीस माफ़ कर दो या हमारे लिए चीज़ें माफ़ कर दो, और पता चला वो कहेंगे कि 1000-2000 रुपये देने में भी हमें परेशानी है, और पता चला वही लोग जाके कह रहे हैं कि हम ना घूमने गए थे उत्तराखंड में 20,000 रुपये लगा के आए हैं। दैट इज़ वेरी ट्रू। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर द, तुम्हारा मेंटल लेवल उस लेवल का नहीं है, बट सम टाइम आई गॉट दिस टाइप ऑफ द पीपल टू। मतलब एक होता है मैंने हेल्प कर दी, फीस में किया, चीज़ों में किया, मैंने हेल्प किया, और बाद में कि मैंने बोल दिया अच्छा चलो ठीक है तुम्हारे पास नहीं है मत देना, कोई परेशानी नहीं है, ये कर लेना, और बाद में पता चल रहा हर तीसरे महीने में दूसरे स्टेट में घूम के आया जा रहा है। हम लोग नहीं जाते हैं, वो लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो फिर फीस देने में क्या पड़े, ऐसा भी हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें अपॉइंटमेंट, वापस आ जाता है अपने टॉपिक पे। तो इस तरह के लोगों के लिए मेरे पास कोई ग्रांट नहीं है, ठीक है, मैं उनसे ले लूँगी, और मैं किसको दे दूँगी, मैं जाके उन्हें दूँगी जिनको ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस की बात कर रहे हैं। जो पर्सन्स होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं वो क्या किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, उनका अपॉइंटमेंट क्या होगा बेसिकली बेटा, यहाँ पर है जुडिशियल सर्विस जो स्टेट के अंदर की गई है या गवर्नर के द्वारा दी जाती है, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट में उनके हेड बनाए जा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिटायर होते हैं, तो उनको कहाँ पर जाते हैं, वो अलग अलग कमीशंस होते हैं जिनका हेड उन्हें बनाया जाता है। उसके बाद आ जाती है आपकी न्याय पंचायत। न्याय पंचायत एक जुडिशियल बॉडी होती है, विलेजेस के अंदर होती है, ये केवल सिविल केसेस ले सकती है, क्रिमिनल केसेस इनके पास नहीं होते हैं। दे ओनली इम्पोज अ मॉनेटरी फाइन, केवल पैसे का लगा सकते हैं। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा गांव के अंदर डंडे से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब ये वो कर ही नहीं सकते, उनके पास अलाउ ही नहीं होता है। लेकिन क्यों हो जाता है, उसका रीज़न है भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ तक जेल में भरोगे नोट उठा के, है ना, दिस इज़ द मेन रीज़न ये हो जाता है। अदरवाइज ये केवल क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी पनिशमेंट कर सकते हैं, ये कोई भी पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट जैसी होती है वो नहीं कर सकते। केवल कहाँ अलाउ है, बिहार के अंदर। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी है? तो वी आर सपोज टू टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक ले लो, छोटा सा एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे फिर आगे।